और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई, उसका रुख करते हैं। यूक्रेन से सबक लेकर अब ताइवान भी कर रहा है युद्ध की तैयारी। प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा की ट्रेनिंग ताइवान में दी जा रही है। अगस्त में होने वाली ट्रेनिंग मार्च में ही शुरू कर दी गई थी। युद्ध से निपटने के लिए लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। सेना को मदद करने और जरूरत पड़ने पर लड़ने के लिए रिजर्व तैयार हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि अब हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि यूक्रेन जैसी तैयारी अब ताइवान में भी देखने को मिल रही है। याद होगा आपको, जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा था तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के आम लोगों से अपील की थी, आम लोगों से अनुरोध किया था कि अब सेना के साथ मिलकर के वो भी जंग लड़े। बाकायदा उसके लिए ट्रेनिंग दी गई थी, हथियार चलाने भी सिखाए गए थे। अशोक सर, याद होगा ये सारी तस्वीरें हमने दिखाई भी है दर्शकों को, और इसके बारे में आप लोगों से हम चर्चा भी कर रहे थे जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ा था। देखिए, ये जो फिलहाल वीडियो हम दिखा रहे हैं, ये ताइवान की उन तैयारियों को बता रहा है जिसमें ताइवान को ये पता है कि उसकी आर्मी चीन की आर्मी के आगे कहीं नहीं ठहरती है, और ऐसे में ताइवान के जो आम लोग हैं उनकी भूमिका भी बहुत जरूरी हो जाएगी अगर ड्रैगन उनके खिलाफ वॉर की शुरुआत करता है तो। अशोक सर। बिल्कुल, जब आपके पास आर्मी एक लिमिटेड नंबर में है और चाइना जैसी बड़ी आर्मी आपके खिलाफ लड़ाई शुरू करेगी, तो आप तो सिविलियंस हैं, सिटीजन्स, उनको आर्मी की सपोर्ट में आना पड़ेगा। खासतौर जो सपोर्ट रोल्स हैं, जैसे मेडिकल हो गया या सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, इनमें मेरे विचार से जो सिविलियन वहाँ के सिटीजन्स हैं, नॉर्मल सिटीजन्स हैं, वो उसमें अपना योगदान कर सकते हैं। लेकिन सर, क्या आपको ताइवान के लोगों में वो देशभक्ति की भावना दिखती है जो हमें यूक्रेन के लोगों में देखने को मिली थी? सर्वे भी लगातार हो रहा है और उस सर्वे में ये भी पता चला कि ताइवान में ऐसे भी लोगों का एक खास प्रतिशत है जो ये मानता है कि चीन के साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, कोई भी देखा जाए तो युद्ध नहीं चाहता, पर जब एक कहावत है पुश कम टू शव, उसमें आपको करना पड़ेगा। और जो सर्वेस की आप बात कर रहे हैं उसमें मेरे ख्याल से 2/3 के करीबन लोग हैं जो कि चीन के खिलाफ हैं, जो नहीं चाहते कि ताइवान चीन के साथ में जाए। और मुझे लगता है कि ये वो पॉपुलेशन का भाग है जो कि अपने सेना को जरूर सपोर्ट करेगा। वॉर की बात हो रही है, एक बहुत ही स्पष्ट उत्तर मैं चाह रहा हूं आपसे। देखिए, युद्ध कोई नहीं चाहता, और कम से कम इस रीजन में जहां पे सारे देश विकासशील ज्यादा हैं, वो प्रगति कर रहे हैं, अभी जिस तरह का स्लो डाउन है अर्थव्यवस्था में, कोई युद्ध नहीं चाहता। अगर यहां पर एक मिलिट्री इंगेजमेंट हो रहा है, अगर ये देखा जा रहा है कि देश अपने आप को मिलिटराइज कर रहे हैं, वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिविलियंस को ट्रेन कर रहे हैं, तो एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें किसकी है? क्या ये अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, या फिर चीन एकमात्र ऐसा देश है जो इस पूरे इलाके में तनाव को लगातार बढ़ा रहा है? रवि, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम अमेरिका को सीधे सीधे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम सभी मानते हैं कि अमेरिका आर्म्स रेस को बढ़ावा देने वाला देश है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अस्त्र और शस्त्र पूरी दुनिया को बेचता है। लेकिन यहाँ पर इस क्षेत्र में, इस परिप्रेक्ष्य में मैं सीधे सीधे कहूंगी कि चीन इस टेंशन को बढ़ा रहा है और इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित कर रहा है कि जापान जैसे देश को भी आगे आकर के अपना मिलिटराइजेशन करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेस करनी पड़ रही है। तो ये समझने की बात है। चीन को पता नहीं है कि इसका कॉस्ट क्या है? क्या चीन ये नहीं जानता है? वो भी तब जब वो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बनना चाहता है। उसके यहाँ भी अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ी हुई है, उसके अपने मोर्चे भी कई ढीले पड़े हुए हैं इस वक्त। चीन हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है रवि, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि चीन इन तमाम परिस्थितियों को या इससे उपजने वाले परिणामों को नहीं जानता होगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अपने अंदर जो कुछ भी उसके चल रहा है, जिस प्रकार की परिस्थितियों को आज वो आंतरिक स्तर पर झेल रहा है और जिस तरह से वैश्विक स्तर पर अब उसकी भर्त्सना हो रही है, विशेषकर मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से पूरे विश्व का ध्यान हटाने के लिए वो ये मोर्चे खोल रहा है। चीन के इंटेंशन पर हम सवाल उठाते हैं, ठीक है, आप जो कह रहे हैं उस बात पर दम है, लेकिन अमेरिकी इंटेंशन का आप क्या कहेंगे? क्या यह सच नहीं है कि पूरी दुनिया में तमाम ऐसे मुल्क हैं जहां अमेरिका हथियार भेजता है और चाहता है कि अगर टेंशन रहेगा तभी, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई वाला मामला है, तो क्या ये सिर्फ चीन अपनी ताकत को दिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहा है, या फिर अमेरिका वो शख्स है, वो देश है जो चाहता है कि टेंशन हो, और टेंशन होगा तभी उसका हथियार बिकेगा, और तमाम मुल्कों में जानबूझकर ऐसा क्रिएट किया गया। और खासकर चीन और ताइवान में देखिए कि जब चीन ये कह रहा था कि अमेरिकी डेलीगेशन ताइवान ना आए क्योंकि वो हमारा देश है या हमारा कब्जे वाला राष्ट्र है, लेकिन उसके बावजूद तब जबकि अमेरिका उसको मान्यता नहीं देता फिर भी वहां अपना डेलीगेशन भेज रहा है, ये जाहिर क्या करता है?
अमेरिका एक तरफ वन चाइना पॉलिसी की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ताइवान को मदद कर रहा है। अमेरिका तो दोनों ही तरफ मुझे खेलता हुआ नजर आ रहा है। और कल एक घोषणा की गई है जिसमें अमेरिका ने $1 अरब डॉलर के जो हथियार हैं वो ताइवान को बेचने की घोषणा की। देखिए, दे नहीं रहा है, बेच रहा है, ये हमें समझने की लेकिन जरूरत है। एक ये चीज है कि देखिए, जब तक ट्रंप का रेजिम था तब तक हमने देखा कि अफगानिस्तान में एंगेजमेंट तो था, लेकिन पूरी दुनिया में एंगेज नहीं था अमेरिका। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नए नए वॉर फ्रंट्स खोल रहे हैं रेजिम बदलने के साथ ही। इसके भी क्या कोई मायने हैं आगे, इस पर हम बात में भविष्य में चर्चा भी करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए।